दोस्तों क्या हो अगर हमें 15 सालों के लिए बिना बिजली के रहना पड़े तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। क्या हम इंसान बिना बिजली के सर्वाइव कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ पुराने दिनों से शिकागो में होती है, जहाँ पर सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ पर हमें चार्ली नाम की बच्ची को देखते हैं जो कार्टून देख रही होती है। तभी उसका छोटा भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा होता है और उनकी मोम रेचल फ़ोन पर किसी से बातें कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड बेन घबराता हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस पर रिचर्ड उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अचानक यहाँ बेन के घर की लाइट्स बंद होने लगती है और उसके लैपटॉप में कुछ फाइल डाउनलोड हो रही होती है जो अगले ही सेकंड 100% डाउनलोड हो जाती है। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप से यूएसबी निकालकर उसे एक मेटल के लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कार बंद हो जाती है। तब वो कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हाईवे पर उनके पीछे एक के बाद एक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जिनकी हेडलाइट्स भी एक के बाद एक अपने आप बंद हो रही थी। आसमान में प्लेन्स इधर उधर क्रैश होने लगते हैं, ज़मीन पर ट्रांसफार्मर फटने लगते हैं, यहाँ तक कि ब्लेज टावर भी एकदम काला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा उसके नॉर्थ पोल से ईस्ट और साउथ में फैलता जा रहा था। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई नहीं और जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सारी की सारी चीज़ें बेकार हो गई है। यहाँ तक कि लोगों के कार इंजन, जेट एयरलाइंस और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इन सब चीज़ों की वजह से बड़े पैमाने पर सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयाँ नहीं मिली। आग लगी लेकिन बुझाने वाला कोई नहीं था। फैक्ट्री थी लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी के सभी लोग हाथ से काम करने लगे थे। जिसके बाद सरकारें गिरने लगी और मिलिट्री बढ़ने लगी। ब्लैकआउट डे के बाद यूनाइटेड स्टेट 6 भागों में टूट गया था। सभी शहरों के ऐसे हालातों को देखकर ज़्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। इन्हीं में से एक बैन और उसकी फैमिली थी जो वहाँ के ब्लेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि एक पीसफुल कॉलोनी थी जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बैन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया है और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ही पसंद है क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है जहाँ उन्हें एक वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहाँ उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। एक दिन चार्ली हर दिन की तरह जब जंगल में घूमने के लिए जाती है तब मोनरो मिलिटिया, जो कि यहाँ की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आती है और हमला बोल देती है। मिलिट्री की कलाई पर एक टैटू गुड़ा हुआ था जो कि मोनरो मिलिटिया रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। क्योंकि अब यहाँ मोनरो रिपब्लिक की सेगमेंट का समय है, इसलिए वहाँ रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देना है। हालांकि बैन जानता है कि ये टैक्स कहीं जाता है। बैन को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त औरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है जिसमें बैन ने मूवी की शुरुआत में यूएसबी को लगाया था। बैन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लॉकेट को कुछ नहीं होने देना है। तभी यहाँ उस मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम्बेल आ जाता है और बैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बैन उससे कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को डर के मारे देखने लगते हैं। ग्रुप अपने कदम वापस लेने लगता है कि अचानक वहाँ डैन आ जाता है और उन लोगों पर क्रॉसबो पॉइंट करता हुआ अपने डैड को न ले जाने की धमकी देता है। बैन उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और डैन उन पर गोली चला देता है, जिससे वहाँ मौजूद एक दुश्मन मारा जाता है। यह देखकर एकदम सभी लोग मिलिट्री ग्रुप पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं होता और कई लोग मिलिट्री द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें टॉम और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मिलिटिया ने
डैन को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद जब चार्ली वापस अपने घर आती है तो यहाँ वो अपने डैड को खून में लथपथ पाती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह उसे बताता है कि डैन को मिलिटिया के लोग किडनैप करके ले गए हैं और अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ माइल्स ही है, जो शिकागो में कहीं रह रहा है। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने डैड को ऐसे मरता देख चार्ली पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन उसके पास अब शोक मनाने तक का टाइम नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगी और आरोन उसे अकेले जाने नहीं देते, जिसके बाद वो खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो चार्ली को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। इसके बाद तीनों के तीनों खतरनाक रास्तों से होते हुए पूरे दिन सफ़र करते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन चार्ली जब पानी पीने के लिए झरने के पास जाती है तो उसे वहाँ एक नीड नाम का लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ब्लैकआउट है। इसलिए तब के बाद हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा है। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की जिसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन खुशकिस्मती से नीड सिर्फ उससे उसका नाम ही पूछता है और उसे जाने देता है। उस रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लान मिलता है, जिसमें वो रात गुजारने की सोचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह सेवेंजर्स का ग्रुप का ठिकाना होता है, जहां उन लोगों को देखकर चोर यहां आते हैं और चाकू की नोक पर उनमें से एक चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। मैगी को यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है, तो वो अपना तेज़ दिमाग इस्तेमाल करती है और उन लोगों को विस्की पिला देती है, जिसके ठीक बाद वो लोग उल्टी करते हैं और मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरी चोर चार्ली को मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक वहाँ पर नीड आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह नीड उन तीनों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो भी उनके साथ शिकागो ही जा रहा है। मैगी उसे अपनी टीम में देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नीड उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं होता है, इसलिए अब उसे नीड से कोई परेशान नहीं थी। अगले सीन में जब मेजर टॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही होती है तो डैनी इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ियों का ताला खोलकर भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को उस पर बंदूक ताने हुए देखता है। वो अपना नाम ग्रीस बताती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचता हुआ वो यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा का पंप देती है और ये बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं, जो फाइनली शिकागो पहुंचने वाले हैं, जो कि मोनरो रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात है कि सड़कें मछुआरों से भरी हुई है, गाड़ियों को घोड़ों की बग्गियों में बदल दिया गया है। बैन की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुँचते हैं। वहाँ टेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो टेंडर माइल्स नाम के किसी इंसान को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए ऐसा बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली बात करता है, जहाँ चार्ली बताती है कि कैसे मिलिटिया ने उसके डैड को बेरहमी से मार डाला और डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं। जिसके बाद चार्ली उससे पूछती है कि वो लोग हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि ज़रूर बैन कुछ न कुछ ब्लैकआउट डे के बारे में जानता था। वो कहता है कि मोनरो रिपब्लिक लीडर जनरल मोनरो एक क्रूर डिक्टेटर था, जो कि पूरे देश और दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था,
लेकिन उसके लिए उसे कुछ हथियारों की ज़रूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन, टैंक्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि बैन अकेला ऐसा इंसान था जो ब्लैकआउट के बारे में जानता था और इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब ये सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैन को लेकर और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और अपने अंकल से उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सरप्राइजली वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह काम बहुत रिस्की है और वो इस काम करने के लायक नहीं है। जिससे नाराज़ होकर चार्ली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नीड माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के मूड में आता है, लेकिन तभी माइल्स नीड का हाथ पकड़कर उठाता है, जहां पता चलता है कि नीड भी मोनरो मिलिटिया का ही मेंबर है और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ माइल्स तक पहुंचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नीड वहाँ से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी माइल्स यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेला ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग माइल्स की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद नीड अपने साथ बहुत सारे आर्मी को लेकर आता है, लेकिन इतने सैनिक होने के बावजूद भी माइल्स सभी से सफाई से तलवारों का इस्तेमाल करके लड़ता है और एक एक को मार देता है। जिसके बाद चार्ली और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं और माइल के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस बीच मिलिट्री का एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहाँ पर नीड आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है।